नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज पर आपका स्वागत है। और बाड़मेर कल पूरे दिन सोशल मीडिया के ट्रेंड पर रहा और इससे संबंधित आज हम आपको एक विश्वसनीय एक खबर दिखाने जा रही हैं, जो सिर्फ एक धरने से संबंधित नहीं, बल्कि रोजगार के विवाद से भी नहीं, बल्कि खदान के संघर्ष का भी नहीं, बल्कि ये उस सवालों का बवंडर है जो लोकतंत्र में बार बार उठता है कि आखिरकार जनता की आवाज सरकार तक पहुंचने के लिए कितने दिन का इंतजार करें, कितनी गर्मी सहे और कितनी बार गुहार लगाएं कि क्या आप उसकी बात को सुन सकते हैं, क्या आप उसकी बात को समझ सकते हैं, या फिर कितने दिन तक इंतजार करें कि उसकी बात तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक कोई बड़ी घटना न हो जाए। आज का ये पूरा विश्लेषण बाड़मेर के गिरेल लिग्नाइट पावर प्लांट और उससे जुड़ी खदानों के आंदोलन पर है। एक ऐसा आंदोलन जो 2 महीने तक चलता रहा, एक ऐसा आंदोलन जिसमें किसान थे, मजदूर थे, ड्राइवर थे और स्थानीय ग्रामीण थे, लेकिन शुरुआत में कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं था। यह आंदोलन रोजगार और स्थानीय अधिकारों को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन 55 दिन बाद में यह आंदोलन प्रशासनिक संवेदनशीलता और राजनीतिक जवाबदेही और सरकारी कार्यशैली पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा गया। इसलिए आज आपको ये बताते हैं और इस पूरे मामले से संबंधित हर एक पहलू को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिरकार गिरेल और थुम्बली में इन खदानों का महत्व क्या है। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र में स्थित ये लिग्नाइट की खदानें राजस्थान के ऊर्जा ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। वर्ष 1994 में इन खदानों का विकास शुरू हुआ था और यहाँ से निकलने वाला लिग्नाइट कोयला बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सामान्यतः एक कोयले की तुलना में ये लिग्नाइट में सल्फर की मात्रा अधिक मानी जाती है। यानी कि सामान्य जो कोयला है इसकी तुलना में यहाँ से निकलने वाली जो लिग्नाइट कोयला है ये अधिक उत्तम माना जाता है और इसके पीछे का कारण यह है कि इनमें सल्फर की मात्रा अधिक है और वर्षों तक इसी कोयले के आधार पर बिजली उत्पादन और खनन गतिविधियां चलती रही है। लेकिन समय के साथ में आर्थिक और तकनीकी चुनौतियां बढ़ी है। वर्ष 2016 में ऐसे हालात बने कि खदानों और इससे जुड़े संचालन पर गहरा संकट मंडरा गया और उस समय यह कहा गया कि कोयले की गुणवत्ता और आर्थिक व्यवहार्यता की समस्याओं के कारण सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान की आंकड़ा लगभग 2000 करोड़ रुपए तक माना गया है और इसके बाद सरकार ने कई बार वैश्विक स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करने और निजी कंपनियों को संचालन सौंपने के लिए टेंडर भी जारी किए, लेकिन तकनीकी और व्यावसायिक कारणों से कोई भी स्थानीय समाधान नहीं निकल सका और वर्तमान में इन खदानों का संचालन राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के नियंत्रण में है। और ये जो पूरी कंपनी है, ये जो पूरी सोसाइटी है, यह राजस्थान सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो राज्य में लिग्नाइट, जिप्सम और रॉक फास्फेट और अन्य खनिजों के खनन का कार्य करता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अप्रैल 2026 में आया, यानी कि 1-2 महीने पहले आया। यानी कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि खदान संचालन से जुड़े ठेकेदारों और प्रबंधन ने अचानक 100 से अधिक स्थानीय ड्राइवरों और श्रमिकों को काम से हटा दिया। अब आप सोचिएगा कि जिन परिवारों की रोजी रोटी वर्षों से इसी खदान पर निर्भर हो, जिन लोगों ने अपनी जमीन दी हो और जिन गांवों ने उद्योग के नाम पर विकास का सपना देखा हो, और यदि उन्हीं लोगों को रोजगार से बाहर किया जाए तो प्रतिक्रिया क्या होगी। यही कारण था कि स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों ने विरोध करना शुरू कर दिया। गिरेल खदान के बाहर धरना शुरू हुआ। शुरुआत में ये पूरी तरीके से स्थानीय आंदोलन था, न कोई बड़ा मंच था और न ही कोई राजनीतिक नारा था, न कोई बड़ी रैली थी। लेकिन धीरे धीरे ये धरना लंबा खींचने लगा, दिन बीतते गए, सप्ताह गुजरते गए, लेकिन समाधान जब नहीं निकला तो इसी दौरान इस धरने में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री होती है। मई महीने के शुरुआती सप्ताह में रविंद्र सिंह भाटी आंदोलनकारियों के साथ धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं। हाई टेम्परेचर होता है और इसके बाद आंदोलन को राजनीतिक और मीडिया स्तर पर व्यापक पहचान मिलने लगती है। भाटी लगातार ये सवाल उठाते हैं कि यदि स्थानीय लोगों को ये रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर इस क्षेत्र के विकास का दावा किस आधार पर किया जाएगा। आंदोलन जारी रहता है, गर्मी बढ़ती है और तापमान भारत के सभी शहरों में से, भारत के सभी इलाकों में से सबसे गर्म इलाका हकीकत में बाड़मेर बन जाता है और बाड़मेर में ही यह आंदोलन संचालित होता है। यानी कहने का मतलब इतनी भीषण गर्मी में भी यह आंदोलन रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में चलता है। राजस्थान का रेगिस्तान इलाका मई और जून में किस तरीके से आग उगलता है ये आप देख ही रहे हैं। तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है।
लेकिन आंदोलनकारी वहीं डटे रहते हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन रोजगार से बढ़कर सम्मान और अधिकार की लड़ाई में बदल जाता है और बन जाता है। लगभग 45 दिन गुजर जाते हैं और आंदोलनकारी आरोप लगाते हैं कि सरकार और कंपनी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही। इसी दौरान रविंद्र सिंह भाटी कलेक्ट्रेट का घेराव करने की सोचते हैं और करते भी हैं और विरोध स्वरूप अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेते हैं। ये घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन भी करते हैं और उसके बाद वार्ताओं का दौर शुरू हो जाता है। प्रशासन बातचीत करता है, आश्वासन दिए जाते हैं, समाधान भरोसा दिया जाता है, लेकिन आंदोलनकारी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। और इसी के कारण ये धरना है वो जारी रहता है, क्योंकि सरकार और कंपनी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है। अब इस पूरे आंदोलन का सबसे दुखद और सबसे निर्णायक मोड़ आता है 5 जून यानी कि कल का दिन, और ये आंदोलन का 55वां दिन था। धरना स्थल पर बैठे मजदूर जस्साराम मेघवाल की तबीयत बिगड़ जाती है और बाद में उनकी हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो जाती है। यह मजदूर की मौत ही नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनाओं की मौत है। एक मजदूर की मौत ने पूरे आंदोलन को झकझोर रख दिया। अचानक ये मामला सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं रह जाता बल्कि मानवीय संवेदनाओं और प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न भी बन जाता है। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है। लोग पूछने लगते हैं कि क्या किसी मजदूर की मौत के बाद सरकार जागेगी? क्या जनता की आवाज सुनने के लिए किसी परिवार को अपना बेटा खोना पड़ेगा? क्या लोकतंत्र में संवाद का रास्ता इतना कठिन हो चुका है कि 55 दिन तक बैठे लोगों की काम की बात को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। स्थिति बिगड़ती देख सरकार सक्रिय होती है और मोर्चरी में ही जहां पर जस्साराम मेघवाल का शव है उसके पास में ही सबसे पहले चौटन विधायक आदूराम मेघवाल पहुंचते हैं। आदूराम मेघवाल को सरकार की तरफ से शायद भेजा भी जाता है, लेकिन वहां जो दृश्य सामने आता है वे पूरे आंदोलन की पीड़ा को एक वाक्य में बयां कर देता है। मृतक मजदूर के पिता विधायक से कहते हैं कि अब क्यों आए हो और मेरा बेटा चला गया है। अगर समय रहते समाधान निकाल लिया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, मजदूरी कर रहा होता और अपने परिवार का सहारा बना हुआ होता। ये सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं था, ये उन हजारों लोगों की भावना थी जो मानते हैं कि यदि समय पर संवाद होता तो सरकार की शायद ये स्थितियाँ या लोगों की ये स्थितियाँ नहीं होती। अब आप वीडियो में देखिए कि जस्साराम के पिता विधायक से क्या कह रहे हैं और विधायक किस तरीके से मुंह लटका करके बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अवसर जो खुंदा बरे ताबर मरी थोड़ा थे मरियो पौड़ा भाई क्या पता ना। आदूराम जी आप हाथ बजा रहे हो तब धर्म 2 महीना चले हुए हैं और आदमी जाने बाद में प्रशासन भी नहीं आयो। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पूरा प्रदेश इस आंदोलन की ओर देखने लगा। धरना स्थल पर उस समय रविंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे। वे बार बार शासन प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे। अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे और जनता के बीच चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर 2 महीने तक शासन और प्रशासन सरकार ने इस आंदोलन को किस नजर से देखा। इसके बाद सरकार स्थिति को और गंभीर होने से रोकने के लिए अपने वरिष्ठ मंत्री के विश्नोई को धरना स्थल पर भेजती हैं और जब जब सरकार इस तरीके से विपदाओं में घिरती हैं तब तब के विश्नोई को भेजा जाता है। चाहे खेजड़ी आंदोलन हो, चाहे ये हो, चाहे इससे पहले भी कई प्रकार के आंदोलन हो। कई दौर की बातचीत होती है के विश्नोई के साथ में। आंदोलनकारियों की मांगों पर चर्चा होती है। मृतक परिवार को सरकारी नौकरी देने, आर्थिक संबल देने और अन्य मांगों पर सहमति बनने की खबरें सामने आती हैं और अंततः ये खबर सही भी होती हैं और गतिरोध भी टूटता है और आंदोलन समाधान की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये नहीं है कि आखिरकार समझौता हो गया, सवाल ये नहीं है कि मांगे मान ली गई, सवाल ये है कि क्या ये सब 55 दिन पहले नहीं हो सकता था? क्या मंत्री 55 दिन पहले नहीं आ सकते थे? क्या बातचीत 55 दिन पहले नहीं हो सकती थी? और क्या प्रशासन 55 दिन पहले धरना स्थल पर नहीं पहुंच सकते थे? क्या मजदूरों की पीड़ा सुनने के लिए किसी जान का जाना जरूरी था? क्योंकि ये सवाल है
जो आज गिरिल से निकलकर पूरे राजस्थान और पूरे देश की राजनीति के सामने खड़ा है। क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव नहीं बल्कि संवाद होता है, जनता और सरकार के बीच भरोसा होता है। और जब जनता अपनी ही बात कहती है और सरकार उसे सुनती है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जब जनता 55 दिन तक खुले आसमान के नीचे बैठी रही, 50 से 55 डिग्री तापमान में संघर्ष करती रहे, बार बार अपनी मांगों को दोहराते रहे और समाधान तब निकले जब एक मजदूर की मृत्यु हो जाए, तब सवाल उठना स्वाभाविक है। और आज गिरल का यह आंदोलन सिर्फ बाड़मेर का आंदोलन नहीं था, ये उन सभी क्षेत्रों का प्रतीक बन गया जहाँ स्थानीय लोग रोजगार, जमीन और अधिकारों को लेकर के संघर्ष कर रहे होते हैं। यह आंदोलन यह भी बताता है कि किसी भी औद्योगिक परियोजना की सफलता केवल मशीनों, उत्पादन और मुनाफे से तय नहीं होती, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों के विश्वास से तय होती है। और यदि स्थानीय लोगों को यह महसूस होने लगे कि उनकी भागीदारी खत्म हो रही है, उनका रोजगार खतरे में है और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो असंतोष पैदा होना तय है। और इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि संवाद में देरी कभी कभी बहुत महंगी साबित होती है। सरकारें बदलती हैं, अधिकार बदलते रहते हैं, कंपनियां बदलती हैं, लेकिन जनता की उम्मीद कभी नहीं बदलती। जनता हमेशा यही उम्मीद करती है कि उसकी बात समय पर सुनी जाएगी। और गिरिल के आंदोलन ने यही सवाल उठाया था कि आखिर जनता की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा है। और यही हमारा आज का ये विश्लेषण है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।